तो हेलो बच्चों, आज हम देखने वाले हैं समास जो है आखिर ये होता क्या है। ठीक है, समास से क्लास 9th के हिंदी या हिंदी ग्रामर का बहुत ही अच्छा टॉपिक है। और 10th क्लास की बात करें, फिर 11th या फिर 12th, समास तो आपको आता ही आता है। ठीक है, तो मैं आपको आज ये समास बताने वाला हूँ कि आखिर ये होता क्या है। ठीक है, तो पहले हम समास की परिभाषा देखने वाले, इसका मतलब क्या होता है, फिर इसके प्रकारों को हम लाइन बाय लाइन पूरे समझेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए पहला क्या लिखा है, देखिए देखो पहला तो ये समझिए कि समास का ये मतलब क्या होता है। ठीक है, समास का मतलब होता है क्या, संक्षिप्त यानी कि छोटा। ठीक है, समास का क्या मतलब होता है, समास का मतलब होता है संक्षिप्त यानी कि छोटा सा। देखिए ये परिभाषा क्या बोलती है, जब दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक शब्द में संक्षिप्त कर देने को ही समास कहते हैं। देखिए दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक शब्द में संक्षिप्त कर देने को ही समास कहते हैं। जानिए कैसे, देखिए जैसे रसोई के लिए घर, रसोई के लिए घर है, लेकिन हम लोग क्या बोलते, रसोई घर बोलते। तो हमने क्या देखा, दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर जब एक शब्द में छोटा कर देते हैं तो इसे क्या बोलते हैं, समास कहते हैं, है ना। तो एक और मैं इसको परिभाषा बताता हूँ अपनी लैंग्वेज में कि बड़े शब्दों को छोटा कर देना, इसे हम क्या बोलते हैं, समास कहते हैं, है ना। तो आई होप आपको ये समास की जो डेफिनेशन है, परिभाषा आपको समझ में आ गई होगी। अब इसके चलते प्रकारों पर नज़र डालते हैं ना। देखिए समास के कुल 6 प्रकार होते हैं। पहला होता है द्वंद्व समास, फिर आता है हमारा अव्ययीभाव समास, थर्ड आता है हमारा द्विगु समास, फोर्थ आता है हमारा कर्मधारय समास, और फिफ्थ आता है हमारा तत्पुरुष समास, और सिक्स्थ आता है हमारा बहुव्रीहि समास। ठीक है, तो ये सारे जो समास है 6 प्रकार के होते हैं समास हमारे, ये समास के, है ना। तो मैं अब इनको लाइन बाय लाइन समझाने वाला हूँ। ठीक है, तो देखते लाइन बाय लाइन। ठीक है, अभी हमने इसके प्रकारों को देख लिया है। अब इसका जो पहला प्रकार है द्वंद्व समास, इसके बारे में बात कर रहे हैं। देखिए ये क्या बोलता है, इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। ठीक है, इसमें और का लोप होता है। देखिए जो मैं आपको समझा रहा हूँ ये ट्रिकी वे से समझा रहा हूँ। ठीक है, जिससे आपको एग्जाम में कोई भी डाउट ना रहे। जो भी आपके सामने समास आए या फिर उसका विग्रह करना है, आप इजीली कर दे उसका विग्रह, और ट्रिकी तरीके से आप उसको बता दें कि आखिर समास कौन सा है। ठीक है, तो मैं आपको ट्रिकी तरीके से बताने वाला हूँ, है ना। देखिए रात दिन, रात और दिन, माता पिता, माता और पिता, यहाँ थोड़ा मिट गया है, माता और पिता। आपने एक चीज़ नोटिस करी, वो क्या है, देखिए ये जो शब्द आ रहे हैं ना, यहाँ पे शब्द आ रहे हैं, इसमें देखिए जो योजक चिन्ह आ रहा है, और साथ में क्या हो रहा है, ये जो शब्द आ रहा है पहला, इसका दूसरा शब्द क्या हो रहा है, उसके विलोम शब्द हो रहा है। देखिए रात का दिन, माता पिता, हवा पानी, खाना पीना। तो हमने क्या देखा है द्वंद्व समास में कि जो शब्द आते हैं ना वो आपस में क्या रहते हैं, एक दूसरे के विलोम रहते हो, बीच में क्या लगता है, योजक चिन्ह लगता है। तो यही इसकी पहचान है दोस्तों, कि जो ये शब्द है दोनों एक दूसरे के विलोम रहते हैं, साथ में जुड़े किससे रहते हैं, योजक चिन्हों से। और जब इसका हम विग्रह करते हैं ना, बस हमें और लगाना है, विग्रह करते वक्त और लगाना है तो विग्रह हो जाता है। देखिए रात दिन, रात किसका उल्टा है, दिन का, माता किसका अपोजिट है या फिर विलोम है, पिता, हवा पानी। देखिए ये सारे शब्द क्या है, विलोम है। तो ये जब इनका विग्रह होता है तो बीच में बस ये योजक चिन्ह हटा के और लग जाता है। ये होते हैं हमारे द्वंद्व समास। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं अब नेक्स्ट समास की ओर। तो दोस्तों हमारा दूसरा समास अब है कौन सा, कर्मधारय समास है। ठीक है, तो कर्मधारय समास में देखते क्या लिखा है। देखिए इसमें विशेषता बताई जाती है। अरे विशेषता बताई जाती है क्या, चलिए अपन उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि क्या आखिर कर्मधारय समास है। देखिए कर्म का मतलब क्या होता है, कर्म का मतलब होता है कुछ काम, यानी कुछ आपने कर्म कौन सा किया है ना, जो जिससे आप क्या हो, महान बने हो। तो देखते ज़रा इसके उदाहरण। देखिए क्या लिखा है, महात्मा। देखो आत्मा तो हर कोई सी रहती है, लेकिन वो आत्मा कैसी है, महान है। तो महान है जो आत्मा। महाराज, राजा तो हर कोई होता है, लेकिन वो राजा कैसा है, महान है जो राजा। देखिए हमने यहाँ पे क्या समझा कि जो कर्मधारय समास में जो चीज़ें आती है ना या फिर शब्द आते हैं, उसमें क्या होता है कि जो लोगों की, जानवरों की या फिर उस वस्तु की क्या विशेषता बताई जाती है। देखिए नीलकमल, कमल तो हर कोई सा रहता है, लेकिन वो ही कमल कैसा है, वो कमल नीला है। देखिए इसमें कमल की विशेषता बताई गई, नीला है जो कमल। अब देखिए चंद्रमुख, मुख यानी चेहरा, चेहरा तो भैया हर किसी का रहता है, लेकिन वो चेहरा कैसा है, चंदा के समान है, चंद्र के समान है वो चेहरा। महात्मा, महान है जो आत्मा। तो हमने क्या देखा इस समास में कि इसमें चीज़ों की, वस्तुओं की या फिर लोगों की क्या बता रहे, विशेषता बताई जाती है। तो जिस भी समास में विशेषता बताई जाती है तो वो कौन सा समास कहलाता है, हमारा कर्मधारय समास कहलाता है। ठीक है, तो इसको आप इजीली समझ सकते हैं कि देखिए इसमें महान है जो आत्मा, इसमें चीज़ों की विशेषता बताई जा रही है ना। विग्रह बिल्कुल आसान है, महाराज महान है जो राजा, है कि नहीं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं आप एक बार देखिए, करिएगा तो आपको आ जाएगा। ठीक है,
इसमें चीज़ों की विशेषता बताई जाती है ना। तो बढ़ते हम अगले समास की। दोस्तों अब हमारा समास क्या है, हमारा समास है अब द्विगु समास, ठीक है। तो मैं आपको द्विगु समास के बारे में समझाने वाला हूँ कि ये होता क्या है। तो चलिए देखते हैं। देखो, जिसमें पहला पद संख्यावाचक हो। अरे संख्यावाचक, देखिए इस समास में क्या हो रहा है कि हमारा जो पहला जो पद रहेगा या फिर पहला शब्द बोल सकते हो, क्या रहने वाला है, गिनती वाला शब्द रहने वाला है। गिनती वाला शब्द, ये गिनती वाला क्या है, चलिए देखते हैं ज़रा एग्जाम्पल के माध्यम से। देखिए चौराहा, चौ यानी 4, पहला शब्द क्या है, गिनती वाला, ध्यान दीजिएगा। पंचवटी, पंच पहला शब्द कौन सा आया, पंच यानी कि 5। दूसरा नवरत्न, नव पहला शब्द क्या आया हमारा, नव आया। तो हमने क्या देखा, जिस शब्द में पहला पद संख्यावाचक होता है वो कौन सा समास कहलाता है, द्विगु समास कहलाता है। देखिए इसको उदाहरण, इसका विग्रह बड़ा आसान है। देखिए चौराहा, 4 राहों का समूह, पंचवटी 5 वटों का समूह, नवरत्न नवरत्नों का समूह, सप्तऋषि सप्तऋषियों का समूह। देखिए कितना आसान है कि नहीं। तो आप भी इसको इजीली होपफुली कर सकते हैं, है कि नहीं। इसमें जो पहला पद जो रहता है वो कौन सा रहता है, गिनती वाला यानी कि संख्यावाचक रहता है। ये होता है हमारा द्विगु समास। तो बढ़ते हैं हम अपने अगले समास की ओर। तो दोस्तों अब हमारा समास क्या है, बहुब्रीहि समास है, ठीक है। तो आपको बहुब्रीहि समास अब बताता हूँ मैं। देखिए होता है क्या है बहुब्रीहि समास। देखिए जिसमें दोनों पद प्रधान ना होकर, जिसमें दोनों पद प्रधान न होकर तीसरे पद का बोध कराते हैं, उससे हम बहुब्रीहि समास कहते हैं। देखिए कहने का ये मतलब है, मैं आपको ट्रिकी वे से बताने वाला हूँ कि आपको पहचान कैसे करना है। देखिए इसमें 99% या फिर बोल सकते हो 99% सिर्फ किसके नाम आते हैं, भगवान के नाम आते हैं। 1% किसका नाम आता है, सिर्फ 1% रावण का नाम आता है। देखिए कैसे, नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात कौन, शिव जी, है कि नहीं। तीसरे पद का बोध हुआ। अब देखिए पीताम्बर, पीले वस्त्र को धारण करने वाला कौन है, हमारे श्री कृष्ण जी है। देखिए इसमें होता है क्या है कि भगवान के नाम ही 99% आता है, सिर्फ 1% आता है हमारे नहीं, मतलब राक्षस जी का नाम, रावण जी का नाम आता है कि नहीं। और देखिए लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, कौन है ये, गणेश जी। अब देखिए दशानन, 10 है आनंद जिसके, ये है रावण, है कि नहीं। तो मैंने आपको बताया कि बहुब्रीहि समास में होता क्या है, इसमें तीसरे पद का बोध तो होता ही होता है, और साथ में इसमें 99% आते हैं भगवान के नाम, सिर्फ 1% आता है किसका नाम, रावण का नाम, है कि नहीं। तो आई होप आपको बहुब्रीहि समास भी क्लियर हो गया होगा। देखिए मैं ट्रिकी वे से बता रहा हूँ इसको, ठीक है, पूरा नहीं पढ़ा रहा, ट्रिकी वे से बता रहा हूँ। तो बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट समास की ओर। तो अब हमारा समास क्या है, अब हमारा समास है कौन सा, अव्ययी भाव समास है, ठीक है। तो देखिए इसमें होता है कि अव्ययी भाव समास में इसमें पहला पद क्या रहता है, अव्यय। अब कहने का ये मतलब है, देखिए जो इसमें पहला जो शब्द आता है इससे अनेक शब्द बन जाते हैं। देखिए मान लीजिए कि अगर आपके सामने ये एक शब्द आ गया प्रतिदिन, अगर आपसे पूछ लिया कि बताइए कौन सा समास है, तो आप कैसे बताएंगे। तो पहले आपको ये आगे वाले जो शब्द दिखने, अगर आगे वाले जो शब्द से अगर अनेक शब्द बन जा रहे हैं, इसका मतलब आप क्या समझेंगे, कौन सा समास हुआ, अव्ययी भाव समास हुआ। अगर आगे वाले शब्द से क्या हो रहा है, अनेक शब्द बन जा रहे हैं, तो ये कौन सा समास हुआ, हमारा अव्ययी भाव समास हुआ। देखिए कैसे, पहला आया है प्रतिदिन, अभी जो प्रति है ये प्रति, इससे ज़रा शब्द बन रहा है क्या, देखिए प्रतिदिन तो बन गया, प्रतिशत, प्रतीक, प्रतिशत, ये तो बन गया। देखिए 2 शब्द बन गया। तो हमने क्या देखा कि इससे तो शब्द बन जा रहा है, देखते इससे यथाशक्ति, यथाविधि बन रहा है शब्द, है ना, हमने देखा ना। तो जो आगे वाले शब्द से अगर अनेक शब्द बन रहे हैं तब ये हमारा अव्ययी भाव समास है। और देखते निडर, ये नी आया शब्द, नी अपन बोल सकते हैं ये आगे जो क्या लगेगा, उपसर्ग टाइप के है थोड़े से, इससे अनेक शब्द बन जाते हैं। देखिए नी से निडर, निसंतान, निस्वार्थ, निर्जल, देखिए कितने सारे शब्द बन जा रहे हैं। तो ये हमारा कौन सा समास है, अव्ययी भाव समास है। अब देखिए ये क्या मैंने लिखा है, आमरण, आमरण। देखिए ये जो आगे आ आया है, आगे उपसर्ग की तरह है। देखिए आ गया है, आ से आसमान, आधर्म, देखिए कितने सारे शब्द बन रहे हैं कि नहीं। तो जो ये आगे वाले ये शब्द दिख रहे हैं, इससे अगर अनेक शब्द बन जाते हैं तो हम बोल सकते हैं कि कौन सा समास है, अव्ययी भाव समास है। तो इसके मैंने कुछ उदाहरण लिखी है, तो इसको हम विग्रह करते हैं। देखिए क्या लिखा है, प्रतिदिन तो हर एक दिन, यथाशक्ति शक्ति के अनुसार, निडर यानी बिना डरे, आमरण या फिर मरण तक। तो देखिए अगर आपने ट्रिकी वे से क्या हुआ, समझना सीख लिया, विग्रह तो अपने आप हो जाएगा, थोड़ा प्रैक्टिस करने से हो जाता है। मेन पहला मोटिव क्या है आपको, कि समझना कि समास है तो है कौन सा, है कि नहीं। तो मैंने क्या बताया, जो आगे वाले शब्द से अगर अनेक शब्द बन जा रहे हैं तो ये कौन सा समास हुआ, हमारा
अव्ययीभाव समास हुआ है। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट समास की ओर। तो ये जो हमारा जो अभी दोस्तों समास जो है, लास्ट समास जो कौन सा समास है, तत्पुरुष समास है। तो चलिए देखते हैं तत्पुरुष समास आखिर ये होता क्या है। ठीक है, देखिए जिसमें कारकों का लोप होता है। अब देखिए दोस्तों, कारक क्या होते हैं, जिस समास में हमारे कारकों का लोप होता है उसे हम क्या बोलते हैं, तत्पुरुष समास कहते हैं। देखिए कैसे, अगर किसी समास विग्रह, हमारा कोई सा समास विग्रह दिया हुआ है और अगर उसके बीच में को, से, में, पर, के, द्वारा, के लिए आदि चीज़ें आती है तो वो हमारा समास कौन सा कहलाता है, तत्पुरुष समास कहलाता है। देखिए कैसे, शोक में मग्न, तो बीच में क्या आया, में आया। रसोई के लिए घर, तो बीच में के लिए आया। राजा का पुत्र, बीच में का आया। तो हमने क्या देखा, ये सारे चीज़ें क्या है जो बीच में आ रही, कारक है। इन्हीं के द्वारा क्या होता है, विग्रह होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको अगर बीच में दिख जाए ना तो समास कौन सा कहलाता है, हमारा तत्पुरुष समास कहलाता है। देखिए शोक मग्न, शोक में मग्न है। रसोई घर, रसोई के लिए घर। राजा पुत्र, राजा का पुत्र। देखिए इसको विग्रह करना तो आसान है, लेकिन मेन आपको अगर विग्रह किया हुआ आ जाए, ठीक है, और आपको पहचान करना है समास कौन सा है, ठीक है, तो आपको ये कारक है थोड़ा बहुत याद रखना पड़ेगा, है कि नहीं। मेनली दोस्तों तत्पुरुष समास से आता है, ये इसके भी कई सारे टाइप्स होते हैं, लेकिन आपको बस ये कारक याद रखना है थोड़ा सा समझने के लिए, और थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी जिससे आपको बने अच्छे से। ठीक है, तो मैंने आपको तत्पुरुष समास या फिर कोई भी समास सब बता दिए मैंने आपको। ठीक है, लेकिन मेन दोस्तों समास हो या फिर कोई भी ग्रामर की चीज़ हो, आती किससे है, ठीक है, प्रैक्टिस से आती है कि नहीं, प्रैक्टिस से आती है। तो आपको प्रैक्टिस करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा समास की प्रैक्टिस करनी है जिससे आपको ईजिली आ जाए, है ना। तो अब मैंने सारा समास क्लियर कर दिया है कि आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अपने दोस्तों को भी बताइएगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।